क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आगे बढ़ते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और एमसीक्यू आपसे बन रहे होंगे। क्योंकि देखो बेटा, हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन अच्छे से समझते हुए, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्या लिखा है, हर एक स्टेटमेंट को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमको इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू लगाना जरूरी है ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिस करके ना हटके। मैंने पहले भी आपसे कहा था कुछ थ्योरीज हैं, चलो एक बार पूछ लेते ना, बेहतर तरीका ये कि आपसे हम पूछ भी लेते हैं एक बार। तो चलो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो थ्योरीज के ऊपर ही बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको लेक्चर के पहले मैं आपको जो है वो एक डिस्क्लेमर दे दूं कि भैया लेक्चर के दौरान आपको नींद आ सकती है और नींद आने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है ये, ठीक है। देख रहे हैं आपके ये जो है, जो नाशपाती बनी हुई है ना, आपके जो जमहाई रही है, वो जिम्मेदार है और ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप में से किसी ने लिखा भी सर मुझे तो वो नींद सच में आने लगी है, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जागो मोहन प्यारे, तभी तो जो है सफलता मिलेगी। सो मत जाना, ठीक है। सो जाओगे तो ट्रेन आगे निकल जाएगी, ठीक है। लोग उतर चुके होंगे अपने स्टेशन पे, तुम्हारी ट्रेन फिर घूम के आएगी, इसलिए ध्यान रखिए। और घूमने का, ट्रेन के घूमने का मतलब यहां पर 1 साल है, समझ गए। चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस के, तो आपके सामने बेटा कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम है, इमेजेस है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार बोलता हूं कि वर्क बुक को जरूर सॉल्व कीजिए। आपके पास जो वर्क बुक है उसके डायग्राम को इन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व जरूर कीजिए, ठीक है ना। क्लियर? और फिजियोलॉजी के अंदर भी काम आएगी वो। तो इसमें ए क्या है, बी क्या है, पहचानिए, लेवल कीजिए 1 2 3 और 4 को लेवल कीजिए एज पर एनसीईआरटी। एज पर एनसीईआरटी आपको लेवल करना है बेटा, ठीक है। पहचानिए, देखिए इसको के, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेवल करने का मतलब है कि वर्क बुक पे आप काम किए होना चाहिए, तो आपको पता रहेगा कि हाँ कौन से क्वेश्चन डायग्राम में क्या पूछ सकते हैं आपसे वो, ठीक है ना। क्लियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो ये आपसे के। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहचानिए, पहचानिए फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है। हम बात कर रहे हैं जो है वो इनमें से कौन सा एग्जार्क है, कौन सा एंडार्क है, तो एग्जार्क और एंडार्क अरेंजमेंट को पहचानिए। यानी प्रोटोजाइलम एक में आप देख रहे हो कि वो सेंटर से, सेंटर की ओर है, वहां से डेवलप होता हुआ पेरिफेरी की तरफ मेटाजाइलम का विकास कर रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह का जाइलम है, कहां देखने मिलेगा, किस तरह का है, और इसका एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। ये किस तरह का है, इसका भी एग्जाम्पल दीजिए। इसमें क्या है, सेंट्रीपिटल, पेरिफेरी से सेंटर की ओर जो है वो जाइलम का विकास हो रहा है। तो बताइए कौन सा एंडार्क है, कौन सा एग्जार्क है, ठीक है। कहां देखने मिलता है ये अरेंजमेंट, ये आपको बताना है। ये बिल्कुल एक टिपिकल क्वेश्चन है बेटा एग्जाम का। क्लियर? चलिए, अभी कुछ क्वेश्चन और बताने आप, आप बताएंगे मुझे फटाफट। आज मुझे उत्तर चाहिए, देखूंगा बेटा, मैं कमेंट चेक करूंगा आपके ऐप के ऊपर भी, वेबसाइट के ऊपर भी और यूट्यूब पे बैठ के मेरी टीम चेक करेगी आपके कमेंट को। आप बोलोगे सर आप कभी हमको हार्ट तो देते नहीं है, तो दिल हम इतनी सी बात पर नहीं देंगे कि तुमने उत्तर दे दिया हमारे प्रश्न का। दिल लेने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, समझ गए। दिल लेने के लिए जो है वो सफल होकर दिखाना पड़ेगा। फिर दिल क्या, सब कुछ ले लीजिए भाई, क्या दिक्कत है ना। परिवार का हिस्सा बन जाइए परमानेंट। क्लियर? ठीक है, तो उत्तर दिया करो, देखता हूं मैं। बताइए, एपिकल सेल थ्योरी किसने दिया? साइंटिस्ट का नाम के। हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया? ठीक है। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दिया? क्वाइसेंट सेंटर थ्योरी किसने दिया? क्वाइसेंट जोन थ्योरी किसने दिया? ठीक है। कार्पर कैप्पे थ्योरी किसने दिया? ठीक है। एपिकल सेल थ्योरी किसने दिया? हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दिया? क्वासेंट जोन या क्वासेंट सेंटर थ्योरी किसने दिया? कार्पर कैप्पे थ्योरी किसने दिया? बताइए, ठीक है। क्लियर? एंड लास्ट
टाइप ऑफ हिस्टोजन इन रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट के एपिकल मेरिस्टेम में आपको बताना है कि हिस्टोजन के टाइप कितने होते हैं, कि टाइप ऑफ हिस्टोजन इन रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर? ठीक है। पिछली क्लास में क्या देखा था हमने बेटा? पिछली क्लास में हमने जाइलम के ऊपर बात की थी कि जाइलम वेसल क्या होता है, जाइलम ट्रैकिड क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, जाइलम फाइबर क्या होता है। ठीक है ना? तो चलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम आगे बात करेंगे अब फ्लोएम के ऊपर के। देखो बेटा, परमानेंट टिश्यू वो है जो डिवाइड नहीं करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो डिवाइड करते हैं। उसमें हमने देखा था बेटा एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में मैंने कहा था कि वेस्कुलर कैम्बियम होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है। मैंने कहा था वेस्कुलर कैम्बियम में जो है वो फेसिकुलर कैम्बियम शुरू से प्रेजेंट होता है, प्राइमरी ओरिजिन का होता है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। जो रे पेरेन्काइमा सेल जो हमेशा बोलते हैं, जो पिथ रे सेल जो होती है उसमें मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी के लोड जाने पर बनता है। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, तो अब बात करेंगे बेटा, आज हम बात करेंगे किसके ऊपर? आज बात करेंगे दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम के ऊपर के। तो देखो, हम जानते हैं कि एक डाइकोट स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन में देखोगे तो आपको जो है स्टील क्षेत्र के अंदर, अब बार बार बोल रहा हूं कि मैं एक वर्ड बार बार यूज करता हूं, और मैंने आपसे डीपीएस के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि स्टील क्या होता है। Still is the central cylindrical part of dicot stem which is surrounded by the cortex, जो कि cortex से जो है वो घिरा होता है। इसके अंदर पिथरे, वेस्कुलर बंडल और पेरिसाइकिल शामिल होते हैं। तो ये मैं बार बार हर क्लास में आपसे बोल रहा हूं, तो ये याद हो जाना चाहिए आपको। Still is the central cylindrical part of a dicot stem which is surrounded by the cortex, जो कि cortex से घिरा होता है, और इसमें पिथरे, वेस्कुलर बंडल और जो है पेरिसाइकिल शामिल होता है इसके अंदर। ठीक है? तो वेस्कुलर बंडल जो है वो कॉर्टेक्स से अंदर होता है। कहां होता है? स्टीलर जोन में होता है। स्टीलर थ्योरी को वॉन टिगम और डुलिएट ने दिया था टेरिडोफाइटा के लिए। ये भी चौथी पांचवी बार में रिपीट कर रहा हूं। ठीक है? दिमाग में सट जाना चाहिए आपके। तो फिर मैंने कहा था कि वेस्कुलर बंडल अपने आप को डाइकोट स्टेम में एक रिंग में अरेंज करते हैं। फ्लोएम बाहर होता है, जाइलम अंदर होता है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पट्टी होती है मेरिस्टेम की, जो कि फेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है, या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। नॉट इंटर, इंटर मतलब दो के बीच में, इंट्रा मतलब अंदर। ठीक है ना? क्लियर? फिर देखिए आप, यानी हम देख रहे हैं कि जाइलम अंदर की ओर है, फ्लोएम बाहर की ओर है, और जो आप रिंग दिखाई पड़ रही है व्हाइट आपको, वो क्या है? वो है बेटा कैम्बियम रिंग। वो क्या है? ये है कैम्बियम। सुनो, ये क्या है बेटा? ये है वेस्कुलर कैम्बियम है ये। ठीक है? और उसमें से भी ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, और ये क्या हो गया? ये हो गया इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर? याद रहेगा? चलिए, अब पहले बात करते हैं बेटा फ्लोएम की, कि फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इज दी अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फ्लोएम को बेटा बास्ट और लैप्टम भी कहते हैं। फ्लोएम के लिए हम बास्ट और लैप्टम वर्ड भी यूज करते हैं हम। ठीक है ना? क्लियर? फ्लोएम इज सिमिलर टू जाइलम इन दैट इट पोजेस ट्यूबुलर। अब देखो, ये एमसीक्यू है, ये एग्जाम का एमसीक्यू है कि जाइलम और फ्लोएम में समानता क्या है? समानता ये है कि दोनों के दोनों कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, दोनों के दोनों में जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। वहां पे जाइलम वेसल होती है, यहां पे सीव ट्यूब होती है। वहां पे जाइलम में ट्रैकिड होते हैं, यहां पर सीव सेल होती है। तो एक्चुअली ये दोनों में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ये फूड ट्रांसलोकेशन में रोल प्ले करते हैं। फूड ट्रांसलोकेशन बोले तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के शुगर हुआ उसमें। याद रखिए, प्लांट के अंदर फिजियोलॉजी का पॉइंट बतला रहा हूं, प्लांट के अंदर जब शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है, प्लांट के अंदर जब शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है तो वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। जब प्लांट के अंदर शुगर का स्टोरेज होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और प्लांट के अंदर जब शुगर बनती है तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनती है ना? मजे की बात, फोटोसिंथेसिस हुआ तो ग्लूकोज बना, फूड को कहीं और भेजा तो सुक्रोज बना दिया, और कहीं स्टोर किया तो स्टार्च बन गया वो। ठीक है? फ्लोएम जो है उसमें 4 एलिमेंट होते हैं, 4 तरह के तत्व होते हैं उसमें के। ये क्या एलिमेंट क्या होते हैं? पहला होता है सीव एलिमेंट, जिसमें कि सीव ट्यूब सेल या सीव सेल होती है। याद रखिएगा, सीव ट्यूब सेल एंजियोस्पर्म में होती है। बाकी लोअर ट्रैकियोफाइटा बोले तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में सीव सेल के। ये जिम्नोस्पर्म में
टेरिडोफाइटा में आपको सीव सेल देखने मिलेगी। सीव ट्यूब सेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। तो देखो एनाटॉमी में क्वेश्चन निकालते चलेंगे बेटा हम के, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं चैप्टर को, यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस निकलवा रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सीव ट्यूब सेल जो है वो एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिम्नोस्पर्म में टेरिडोफाइटा में सीव सेल देखने मिलती है हमको यहां पे, ठीक है। दोनों में फर्क ये कि सीव सेल जो होती है इसमें ये भी लिविंग है, सीव ट्यूब सेल भी लिविंग है, परंतु सीव ट्यूब सेल जो होती है इसमें एक मैच्योर सीव ट्यूब सेल क्या होती है, ये एक ऐसी कोशिका होती है, एक ऐसी सेल होती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया था। इट इज दीज आर दी लिविंग सेल्स विथआउट न्यूक्लियाई, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये साइटोलॉजी के अंदर ही पढ़ा हमने। फिर ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सीव ट्यूब सेल, हम बात कर रहे हैं सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल की बात कर रहे हैं, ये लिविंग सेल होती हैं विथआउट न्यूक्लियाई। अब इनमें जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो इनका मेंटेनेंस कौन करेगा, कौन इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा, तो इनके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी एक सहेली होती है, इनकी एक सहेली होती है, बहुत अच्छी निकट पड़ोसी है, रोज घर में आना जाना है, सूचनाओं का प्रवाह है, वो सहेली है कंपेनियन सेल। किसकी कंपेनियन है ये सीव ट्यूब की कंपेनियन है। याद रखिएगा जहां जिनमें सीव सेल होती है उनमें कंपेनियन सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर सीव ट्यूब होता है वहां पर कंपेनियन सेल की रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही सीव ट्यूब के काम को संभालेगा, ठीक है। देन फ्लोएम पेरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है, ये चार एलिमेंट है यहां पे, क्लियर। अब आप बोलोगे सर कंपेनियन सेल भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली, ठीक है, कंपेनियन सेल भी एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है। और क्या जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में कुछ, जिम्नोस्पर्म में कोई इसके समान स्ट्रक्चर है, तो चलो आगे बात करेंगे हम कंपेनियन सेल के समान क्या दिखाई पड़ता है उसमें, ठीक। चलिए अब The different elements of phloem originate from the procambium और वेस्कुलोकैम्बियम। मैंने कहा ना बेटा प्रोकैम्बियम एपिकल मेरिस्टेम का वो हिस्सा होता है जो वेस्कुलोबिंडल्स का विकास करता है। बाद में जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है तो वेस्कुलोकैम्बियम वेस्कुलोबिंडल्स को बनाता है, ठीक है। जो प्राइमरी फ्लोएम है वो प्रोकैम्बियम से बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो वेस्कुलोकैम्बियम से बनता है। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल usually from leaves to the other parts of the plant, ठीक है। Phloem in angiosperm is composed of sheep tube elements, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber। देखा अभी हमने, है ना, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल और सीव सेल होती है। देखो क्या बोल दिया इन्होंने, उन्होंने कहा कि जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल के समान के, यानी हम क्या मान सकते हैं कि कंपेनियन सेल के समान दिखने वाली क्या होती है, एल्बुमिनस सेल होती है। बट कंपेनियन सेल सीव ट्यूब सेल की सिस्टर सेल होती है। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब सेल की सिस्टर सेल होती है, मतलब एक सेल डिवाइड करती है, उससे दो सेल बनती है, एक सेल अपने आप को मॉडिफाई करती है सीव ट्यूब सेल में और दूसरी बन जाती है कंपेनियन सेल। दोनों सिस्टर सेल होती है, जबकि एल्बुमिनस सेल जो होती है वो नॉन सिस्टर सेल होती है, अलग ओरिजिन की होती है, वो कंपेनियन सेल के समान सीव सेल से अटैच होती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल नहीं होता है। याद रखिएगा, इसका मतलब सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली, ठीक है। एनसीईआरटी बता रहा हूं मैं, सीव ट्यूब एलिमेंट जो हमने पढ़ा उसी को बात कर रहे हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स लंबे होते हैं, ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली लंबवत अरेंज होते हैं और ये कंपेनियन सेल से जुड़े होते हैं। याद रखिए, सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है वो सिंपल पिट के थ्रू होता है, सिंपल पिट के थ्रू होता है, ठीक है। आपस में जो है प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड जाते हैं, क्योंकि कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही तो सीव ट्यूब सेल को मैनेज करेगा, ठीक है। Their end wall is perforated in a sieve-like manner। मैंने कल, आपको याद है, कल मैंने कहा था कि जाइलम वेसल में और सीव ट्यूब में क्या फर्क है। मैंने कहा था जाइलम वेसल के दोनों एंड ओपन एंड होते हैं, दोनों सिरों पे खुला होता है पूरा उठ के, जबकि इन सिरों पे दोनों सिरे जो होते हैं एक सेल के, मैंने कहा इस एक सेल के दोनों सिरे, ये जाइलम वेसल है और ये है सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब सेल में आपको ऐसे
आपको परफोरेशन देखने मिलेंगे, ऐसे आपको जो है वो एंड प्लेट देखने मिलेगी आपको, जिसे हम सीप प्लेट बोलेंगे। इसमें छेद होंगे, छलनी के समान छेद होंगे, पूरा हिस्सा ओपन इसका नहीं होता है। तो क्या लिखा है इसमें, इनकी जो एंड वॉल होती है वो छलनी के समान जो है वो पाई जाती है, इसको हम सीप प्लेट कहते हैं। दिस इज दी सीप प्लेट, इसे हम सीप प्लेट कहते हैं। A mature sieve tube element possesses a peripheral cytoplasm and large central vacuole but lack nucleus। के एक परिपक्व सीव एलिमेंट में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म पेरिफेरी होता है, बीच में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, सीव ट्यूब सेल के पास में चूंकि खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसका काम कौन संभालता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस का काम संभालता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल, ये भी देखा हमने, है ना बेटा। सारी बातें, जितनी बातें मैंने आपसे कही थी, सब बातें एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सीव एलिमेंट के दो टाइप देखे हमने, एक तो सीव सेल जो टेरिडोफाइटा में देखने मिला, जिम्नोस्पर्म में देखने मिला, लेस स्पेशलाइज होता है। दूसरा सीव ट्यूब सेल मोर स्पेशलाइज है, मोर एडवांस स्ट्रक्चर है, जो कि एंजियोस्पर्म में देखने मिलता है। ठीक है, सीव सेल नैरो इलॉन्गेटेड सेल होती है और इनमें जो है वो स्पष्ट सीव एरिया, छल्ली वाला क्षेत्र स्पष्ट देखने हमको नहीं मिलता है। जबकि सीव सेल जो कहां मिलती है हमको, ये लोअर वेस्कुलर प्लांट और जिम्नोस्पर्म में देखने मिलती है। सीव सेल जो होती है वो ट्रैकिड कैनलोगस है। यदि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है ये। ठीक है, यदि आप सीव सेल को कंपेयर करेंगे तो आप किस स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे, जाइलम के ट्रैकिड से। जैसे ट्रैकिड होता है लोअर वेस्कुलर प्लांट में, ऐसे ही जो है उनमें सीव सेल देखने मिलती है। ठीक है, क्लियर। सीव ट्यूब की बात करें तो सीव ट्यूब को डिस्कवर किया था हर्टिग ने। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल बॉडीज होती हैं, लंबी ट्यूब के समान सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ठीक है, इनकी एंड प्लेट में आपको ऐसे परफोरेशन देखने मिलते हैं आपको। ठीक है, इसे सीव प्लेट बोलते हैं। बीच में बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होगा और पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होता नहीं है इसमें। अरेंज इन ए लॉन्गिट्यूडनल सीरीज, एक के ऊपर एक रखी होती है तो लंबी सी एक सीव ट्यूब बन जाती है। द एंड बॉल्स आर परफोरेटेड इन ए सीव लाइक मैनर एंड रिफर्ड एज सीव प्लेट, सीव प्लेट कहते हैं इसको हम। ठीक है, द सीव प्लेट इज मोर स्पेशलाइज्ड एरिया फाउंड यूजुअली इन नियर द एंड बॉल। के सीव प्लेट में ऐसे क्षेत्र देखने मिलते हैं जहां से बड़े संख्या में प्लाज्मोडेस्माटा मूव करते हैं। ठीक है, उन्हें हम सीव एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीव प्लेट पर जहां पर बहुत सारे जो है वो छेद होते हैं उन्हें हम सीव एरिया भी कहते हैं, स्पेशल एरिया होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये सीव प्लेट देख रहे हो, ध्यान से देखिए, देखो आप देख रहे हैं छेद 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 दिखाई पड़ रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, कंपेनियन सेल बाजू में लगा हुआ है, इसमें पोर्स ऑफ द सीव प्लेट के पोर दिखाई पड़ रहे हैं हमें यहाँ पे, देख रहे हैं आप, सीव प्लेट के पोर भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इमेज को बेटा ध्यान से देखिए, जो मैंने बताया ना उसको इमेजिन कीजिए इसमें डायग्राम में, तो आपको चीजें अच्छे से याद रह जाएंगी। क्योंकि देखो चैप्टर ऐसा है कि रटना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं रटे ना आप, सुन सुन के मैं इतनी बार बोलूंगा कि सुन सुन के आपको याद हो जाएगा, और आप उसके बाद एमसीक्यू लगा लीजिए, बात ही खत्म होगी चैप्टर में। बेटा 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों फोड़ के आएंगे हम, कोई क्वेश्चन गलती नहीं, और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, अब इतना मेहनत कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आएगा सेकेंडरी ग्रोथ से आएगा, एक क्वेश्चन कंपैरिजन का आएगा या डायग्राम पर बच जाएगा, कोई एक रैंडम क्वेश्चन कहीं से आएगा। 2 क्वेश्चन जनरली आते हैं चैप्टर, 2 से 3, कभी कभी 3 आते हैं, पर 2 क्वेश्चन के आसपास का एवरेज है, तो बनना चाहिए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन से भी बड़ा फर्क पड़ता है बेटा एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए इमेज को, जो आपको मैंने बताया उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये न्यूक्लियस किसका है, कंपेनियन सेल, उसका न्यूक्लियस है। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल के बीच में देखो ये पिट जुड़ा हुआ है, ये पिट है ना, कनेक्शन बना हुआ है, सीव ट्यूब मेंबर दिखाई पड़ रहा है। सीव प्लेट देख रहे हो, सीव प्लेट में आपको, फिर मैंने इसका दूसरा व्यू दिखाया ट्रांसफर सेक्शन में, एक तो मैंने एलएस दिखाया आपको, जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का लॉन्गिट्यूडनल व्यू दिखाया मैंने आपको, दूसरा मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन का व्यू दिखाया मैंने आपको। ठीक है ना, देखिए है ना किस प्रकार से सीव प्लेट दिखाई पड़ती है, बाजू में कंपेनियन सेल जुड़ी होती है उससे, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब सेल के काम को संभाल रहा होता है। सीव ट्यूब सेल के की जो एंड प्लेट होती है, जहां पे 2 सीव ट्यूब सेल आपस में जुड़ती है, वहां पे छलनी के समान एक स्ट्रक्चर होता है, उसे सीव प्लेट कहते हैं। ठीक है ना, जो एंड वॉल है वही सीव प्लेट है। देखिए 3D इमेज देखिए इसकी, देखो बेटा मैं मल्टीपल इमेज इसलिए दिखाता हूं तो आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज कैसा होता है। यार देखो ये तो बड़ी शिकायत वाली बात है, जब मैं आपको आर्टरी पढ़ाऊंगा, वीन पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से पढ़ोगे, मजे मजे में पढ़ोगे, यहां पे प्लांट की बात चल रही तो पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, पढ़ लीजिए, मजा लो बेटा उसको। मैं कहता हूं सीखने का मजा अपना अलग होता है। ठीक है, देखो सीव प्लेट दिखाई पड़ रहा है,
स्क्लेरेंकाइमा सेल फाइबर्स अटैच्ड है इससे, सीप ट्यूब एलिमेंट है, कंपेनियन सेल है। ये स्क्लेरेंकाइमा सेल क्या है? ये फाइबर, कौन सा? फ्लोएम फाइबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ सीप प्लेट हैव वन सीप एरिया, यदि सीप प्लेट में केवल एक ही जगह पर केवल छेद पाया है, अलग अलग कई सारे छेद वाले हिस्से ना हो, तो हम सिंपल सीप प्लेट बोलते हैं, ठीक है। एक सीप प्लेट में कई सारे, जैसे मैंने कहा ये एक सीप प्लेट है, इसमें एक एरिया पोर वाला ये होगा, दूसरा एरिया पोर वाला ये होगा, तीसरा ये होगा, ठीक है। ऐसे कई सारे अलग अलग जोन बने हुए जहां से बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा मूव करते हैं एक सेल से अगले सेल में, तो वो क्या? कंपाउंड सीप प्लेट कहलाती है। सीप ट्यूब सेल में प्राइमरी वॉल होती है, लिग्निन जमा नहीं होता है, इनमें सेलुलोज जब पाया जाता है सेल वॉल में के। सीप ट्यूब सेल जो होती है वो लिविंग सेल होती है प्लांट किंगडम की, जिनमें की न्यूक्लियस नहीं होता है, परंतु ये परिपक्व होती है और जीवित रहती हैं, ठीक है। और ये इन कोशिकाओं का यूनिक फीचर है। मतलब सीप ट्यूब सेल का इस्तेमाल आप टोटीपोटेंसी में नहीं कर सकते हैं। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है? एक सेल को लेकर पूरे प्लांट को बनाना, क्योंकि इन सेल के पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। एक मैच्योर सीप ट्यूब सेल में क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी पेरिफेरल लेयर होती है, बीच में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और दो सीप ट्यूब के बीच में, देखो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा आपसे ये एक सीप ट्यूब सेल है, दूसरा सीप ट्यूब सेल है, इनके बीच में ये मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये सीप प्लेट दिखाई पड़ रही है, ये सीप प्लेट दिखाई पड़ रही है। और अब होता क्या है कि प्रोटोप्लाज्मिक धागे, थ्रेड जो है वो एक सीप ट्यूब सेल से अगली सीप ट्यूब सेल में प्रोटोप्लाज्म के धागे जाते हैं, ताकि वो सेल्स जो है वो आपस में फूड को भेज सके, फूड को कम्युनिकेट कर सके, फूड को आगे ट्रांसलोकेट कर सके, वो है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि सीप ट्यूब सेल में सेवरल ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड रनिंग लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द सीव एरिया, सीव एरिया से कई सारे ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड जो एक सेल से निकल के दूसरी सेल में जाते हैं, स्पेसिफिक पर्पज के लिए जाते हैं, उन्हें हम ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड कहते हैं। ये ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड फूड के ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये बने होते हैं एक विशेष तरह के प्रोटीन से, जो बोलते हैं पी प्रोटीन। पी प्रोटीन बोले तो फ्लोएम प्रोटीन। अब ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, इट दिस ऑल बियॉन्ड एनसीईआरटी, पर ये स्टैंडर्ड थ्योरी का हिस्सा है बेटा, ठीक है। अब आप फ्लोएम पढ़ रहे हैं, सीप ट्यूब पढ़ रहे हैं, बेसिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो गड़बड़ बात है, ठीक है। तो ये बेसिक एक्सपेक्टेड है कि ये पता आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जो ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड होते हैं ये पी प्रोटीन से बने होते हैं। दे मेंटेन द कंटिन्यूटी बिटवीन द सीप ट्यूब सेल एंड हेल्प्स इन कंडक्शन, ठीक है। पोर जो ट्रांसवर्स वॉल में देखने मिलते हैं हम सीप पोर कहते हैं, जो जिस छेद से ये स्ट्रैंड निकलते हैं वो उसे हम क्या बोलते हैं? सीप पोर कहते हैं। अब मजे की बात है, बताओ, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. क्या होता है? जैसे हम इमेजिन करते हैं कि, ठीक है, इमेजिन करते हैं हम कि हमारे पास में ये एक सीप प्लेट है, ये सीप पोर है, इसका सीप पोर है जहां से कि ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड निकल रहा होता है। अब दिन है गर्मी के दिन है, वाटर पानी की कमी है, कई सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, क्योंकि यदि वाटर अधिक पत्तियां रहेंगी तो वाटर का लॉस अधिक होगा। तो पतझड़ का मौसम है, अब ऐसे में फूड को ट्रांसलोकेट करना है, तो अभी भोजन तो बन ही कम रहा है, फूड कम बन रहा है। तो अब ऐसे में हमारे जो फूड का जो ट्रांसलोकेशन है उसे करना है तो स्लो रेट में करना है, धीमे धीमे करना है। अभी समय गुजारना है, जब वापस से बसंत का मौसम आएगा, हरियाली होगी, पत्तियां दोबारा नई आ जाएंगी, तब खूब फूड बनेगा, तेज ट्रांसलोकेशन करेंगे। तो मतलब एक पेड़ के जीवन में भी क्या होता है, एक ट्री के लाइफ में भी क्या होता है, कुछ वक्त ऐसा आता है जब उसको फूड ट्रांसलोकेशन स्लो करना होता है, कुछ वक्त ऐसा आता है जब उसे फूड ट्रांसलोकेशन फास्ट करना होता है। तो कैसे? जाहिर सी बात है यार, आपको एक बार में खूब सारा खाना है तो बड़ा मुंह खोलोगे केक खाने के लिए, हैप्पी बर्थडे तो बड़ा उठा, हाँ बड़ा मुंह खोल लिया। छोटा सा कुछ चम्मच से खाना है, दवा दी, दवा गोली मुंह में डालने के मुंह ही नहीं खुल रहा है, इतनी सी गोली है लेकिन मुंह में डालने का मन ही नहीं कर रहा है उसको, छोटा सा मुंह खोल लिया। करते हैं कि नहीं करते हैं वैसा? आप समझ लो कि प्लांट में ऐसा होता है कि जो सीप पोर होता है ना, उसके आसपास एक विशेष तरह का प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं कैलोस प्रोटीन। क्या बोलते हैं? कैलोस प्रोटीन। उसका एक सिलेंडर बना होता है।
अब ये केलोस प्रोटीन का सिलेंडर जो होता है ना, ये इस सीव पोर के साइज को कम या ज्यादा कर सकता है, इसे कम या ज्यादा वो कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। Each sieve pore has a single strand of cytoplasm extending through it and connect to the protoplasm of the adjoining sieve tube cell. हर एक सीव पोर से एक प्रोटोप्लाज्म का धागा निकलता है जो दूसरी सीव ट्यूब सेल को उससे कनेक्ट करता है, ठीक है ना। और ये जो सीव पोर का जो बॉर्डर होता है वहां पर एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन मैंने प्रोटीन बोला इसको, इट्स ए कार्बोहाइड्रेट के, पता नहीं आज मैं मिस्टेक कर रहा हूं एक दो बात के, तो कैलोस इज ए कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ नॉट प्रोटीन के, ठीक है। प्लीज करेक्ट इट, यदि आपने लिख दिया है प्रोटीन को करेक्ट कर लीजिए उसको, तो केलोस इज ए कार्बोहाइड्रेट, केलोस इज ए कार्बोहाइड्रेट के, गलती से मैंने प्रोटीन बोल दिया था बेटा, केलोस इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो केलोस कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको चारों तरफ से कवर करता, बाकी सब सही था, केवल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कंफ्यूज था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, केलोस कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सीव पोर को चारों ओर से कवर करता है बेटा, ठीक है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड जो इससे गुजरता है, इस सिलेंडर केलोस के सिलेंडर से गुजरता है, और केलोस कार्बोहाइड्रेट का सिलेंडर जो होता है ना, वो पोर के साइज को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। प्रोटीन क्या था, प्रोटीन था पी प्रोटीन, जो ट्रांस सेलुलर स्ट्रैंड का जो प्रोटीन था वो पी प्रोटीन था बेटा। केलोस इज ए कार्बोहाइड्रेट जो सिलेंडर के रूप में पाया जाता है, क्लियर। अब ठीक है ना, चलिए देखिए ये हम देख रहे हैं, बताओ ये कॉम्प्लेक्स सीव प्लेट है या सिंपल सीव प्लेट है। ये कॉम्प्लेक्स सीव प्लेट है, ये कॉम्प्लेक्स सीव प्लेट है के उसमें अलग अलग सीव एरिया दिखाई पड़े। देखो ये क्या है बेटा, ये हो गया सीव प्लेट हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया सीव एरिया हो गया ये के। ये क्या हो गया, सीव पोर हो गया, ठीक है ना। सीव प्लेट, सीव एरिया और सीव पोर, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड हो गया ये, और ये हो गया है केलोस कार्बोहाइड्रेट का सिलेंडर, केलोस सिलेंडर जो कि सीव पोर के चारों ओर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, क्लियर। एक मैच्योर सीव ट्यूब सेल में क्या होगा, एक परिपक्व सीव ट्यूब सेल में क्या होगा बेटा। अब सुनो मजे की बात, क्या होता है बेटा कि एक सीव ट्यूब सेल को बड़ी मात्रा में शुगर को ट्रांसलोकेट करना होता है। अब मान लीजिए क्या होगा कि इसमें ये बड़ा आश्चर्य प्रकृति में, इसमें क्या होता है कि शुरुआती कंडीशन में पेरीफेरी पर साइटोप्लाज्म होता है, बीच में सेंट्रल वैक्यूल होता है। अब आपको पता है सेंट्रल वैक्यूल की कंसिस्टेंसी और साइटोप्लाज्म की कंसिस्टेंसी में फर्क होता है। सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो सेल सेप कहलाता है ना। सेल सेप नॉन लिविंग कंटेंट है, साइटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट है। पर सीव ट्यूब सेल में एक आश्चर्य ये होता है कि सेंट्रल वैक्यूल का जो सेल जो टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल है, वो सब जब जैसे ही जो सीव ट्यूब सेल फंक्शन होती है, जैसे ही सीव ट्यूब सेल फंक्शनल होती है तो वैक्यूल का टोनोप्लास्ट लेयर खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, साइटोप्लाज्म और सेल सेप आपस में मिक्स कर जाता है, मतलब नॉन लिविंग लिविंग कंटेंट आपस में मिक्स करता है, और एक कॉमन होमोजेनस मीडियम बनता है ताकि शुगर को कोई रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े, शुगर को कोई प्रतिरोध का सामना ना करना पड़े। तो वो कॉमन जो मीडियम बनता है उसे बोलते हैं मिक्टोप्लाज्म, उसे क्या बोलते हैं, मिक्टोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन न्यूक्लियस, टोनोप्लास्ट एंड वैक्यूल डिसइंटीग्रेट्स। राइबोसोम गोल्जी बॉडी डिसेप्टर कहते हैं। अब राइबोसोम का काम ही नहीं है भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो कोई जेनेटिक मैसेज भी नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा तो प्रोटीन नहीं बनाना कोई, और जो प्रोटीन बनाना भी है तो वो सीधा कहां से आएगा, कंपेनियन सेल से बन के आएगा वो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं पर संख्या में कम प्रेजेंट होते हैं, परंतु उनमें क्रिस्टी संख्या में कम होते हैं, मतलब वो लेस एक्टिव होते हैं, ज्यादा काम करने वाले नहीं होते, ठीक है। यहां पे सीव ट्यूब सेल में साइटोप्लाज्म और सेल से मिक्स होकर एक कॉमन होमोजेनस मीडियम बनता है, उसे बोलते हैं मिक्टोप्लाज्म। तो मिक्टोप्लाज्म टर्म का संबंध किससे होता है, मिक्टोप्लाज्म टर्म का संबंध होता है सीव ट्यूब से बेटा, किससे होता है, सीव ट्यूब सेल से होता है, क्लियर। चलिए अब सीव एलिमेंट के काम क्या होते हैं, फूड ट्रांसलोकेशन इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में फूड ट्रांसलोकेशन। अब यहां पर याद रखना जो जाइलम है ना बेटा, जाइलम फूड का वाटर का ट्रांसलोकेशन केवल अपवर्ड डायरेक्शन होता है। जाइलम में जो वाटर का ट्रांसलोकेशन है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन होता है, रूट से शूट की ओर होता है, जबकि फूड का ट्रांसलोकेशन दोनों दिशाओं में होता है। आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया हमको। देखो बेटा, जब अच्छा बसंत का मौसम था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया था,
तो लीफ में फूड बन रहा था, लीफ से फूड आया, रूट में इकट्ठा हो गया, स्टेम में इकट्ठा हो गया, है ना, फल भी बन गए। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब पतझड़ का मौसम है, पत्तियां झड़ चुकी हैं, पर प्लांट को जिंदा रहना है। अब फूड कहां से आएगा? जो फूड स्टेम में इकट्ठा था उसको वापस ऊपर भेज दिया, रूट के फूड को ऊपर भेज दिया। मतलब अभी डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, पहले ऊपर से नीचे आया था, अब नीचे से ऊपर भी जाएगा। तो कहने का मतलब है कि फूड का ट्रांसलोकेशन जो है वो बाई डायरेक्शन होता है, दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, फूड का ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के फॉर्म में होता है। जहां फूड बनता है उस जगह को बेटा हम सोर्स कहते हैं, जहां इकट्ठा होता है उसे हम सिंक कहते हैं। इकट्ठा होता है या कंज्यूम होता है, यूज कर लो उसको या इकट्ठा कर लो, उसे हम सिंक कहते हैं। तो फूड का ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के फॉर्म में होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, एक डाइसैकेराइड शुगर है, और ये सोर्स से सिंक की ओर फ्लो करती है। तो सोर्स और सिंक प्लांट में बदलते रहते हैं। गर्मी के मौसम में, पतझड़ में सोर्स हो गया पिथ, स्टेम का बीच वाला भाग, वहां से फूड जब सब गया। सिंक हो गया, जो भाग ग्रो कर रहे हैं वो भाग सिंक हो गए। बसंत के मौसम में जो लीफ है वो सोर्स हो गई, और सिंक क्या हो गया? जहां फूड इकट्ठा कर रहे हैं वो सिंक हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं बेटा। इफ फ्लोएम इज इनर टू जाइलम, देखिए नॉर्मली फ्लोएम जाइलम से बाहर होता है, परंतु कभी कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि फ्लोएम जाइलम से अंदर दिखाई पड़ता है, उसे हम इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं या इंटरनल फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप एक याद रखेंगे बेटा, फैमिली सोलेनेसी के मेंबर्स के, मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी के, फैमिली सोलेनेसी के कुछ मेंबर्स में हमको इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम देखने मिलता है। ठीक है, कभी कभी इफ फ्लोएम पैचेस आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी जाइलम के, यदि जाइलम के अंदर फ्लोएम, जाइलम के अंदर फ्लोएम पैचेस में मिलता है, रेयर कंडीशन है, कम पौधों में देखने मिलता है, पर यदि सेकेंडरी जाइलम के अंदर फ्लोएम आपको पैचेस में देखने मिलता है, उसे बोलते हैं इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। ये दोनों एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए बेटा। इसे हम इंटरनल इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी, इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मत लिखिएगा इसका, नो नीड। जो लोग जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर सुनते हैं, वो लोग एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे बेटा। यूपीएससी वाले बच्चे भी एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे, ठीक है, लेकिन नीट वाले बच्चों को जरूरत नहीं इस एग्जाम्पल की। ठीक है ना। फिर ए प्रोटीनस कंपोनेंट पी प्रोटीन मेक्स इट्स अपीयरेंस इन द साइटोप्लाज्म एज डिस्क्रीट स्लाइम बॉडी। अब देखो बेटा, फ्लोएम के अंदर सीप ट्यूब में आपको कुछ स्लाइम बॉडी देखने मिलती है। ये स्लाइम बॉडी पी प्रोटीन से बनी होती है, याद रखिएगा, मैंने कहा ना विशेष तरह का प्रोटीन, पी प्रोटीन हमको सीप ट्यूब सेल में देखने मिलता है, जो ट्रांस सेलुलर स्ट्रैंड को बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये कई बार जो है बॉडीज की, कुछ बॉडीज के रूप में इकट्ठा हो जाता है, उसे हम स्लाइम बॉडीज कहते हैं। के स्लाइम प्लग आर द डेंस फनल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कोगुलेशन ऑफ स्लाइम बॉडीज ऑन सीप प्लेट। कभी कभी सीप प्लेट पर यदि जो है वो स्लाइम बॉडी इकट्ठी आती है और एक प्लग जैसा बन जाता है और वो सीप प्लेट के कुछ हिस्सों को ब्लॉक कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्लाइम प्लग्स कहते हैं, स्लाइम प्लग के। तो इतना याद रखिए कि पी प्रोटीन से स्लाइम बॉडी बनती है, स्लाइम बॉडी के मिलने पर स्लाइम प्लग बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सीप ट्यूब एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है। क्लियर। अब दो कॉलम बना लीजिए बेटा, क्योंकि ये एग्जाम का सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि दोनों में, जाइलम वेसल में और सीप ट्यूब में अंतर पूछा जाता है। तो आप दो कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम में लिखिए जाइलम वेसल, दूसरे में लिखिए सीप ट्यूब। एक बार उधर नोट करेंगे, एक बार इधर नोट करेंगे। आप देखो ना, कार्टून बता रहा है कि एक बार दादा जाइलम वेसल में नोट करना, अगली बार सीप ट्यूब में नोट करना। बना लिए कॉलम, आगे बात बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलो, पहला पॉइंट, जाइलम वेसल में ओपन एंड होते हैं, खुले सिरे होते हैं। सीप ट्यूब में परफोरेटेड एंड होते हैं, छेद वाला सिरा होता है, यानी जो एंड प्लेट होती है वो ओपन होती है जाइलम वेसल में, और सीप ट्यूब में होती है परफोरेटेड होती है। क्लियर। दूसरा अंतर लिखिए हम, जाइलम वेसल वाइडर होती है, जबकि सीप ट्यूब कंपैरेटिवली नैरो होती है। जाइलम वेसल इज मोर वाइड, अधिक वाइड होती है ये, जबकि सीप ट्यूब जो होती है वो नैरो होती है। ठीक है, लिखा, लिखिए, छोटे छोटे अंतर है, ये एग्जाम में आते हैं मिनट के। तीसरा लिखते हैं हम, जाइलम वेसल में थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, जाइलम वेसल में मोटी लिग्निफाइड वॉल होती है, जबकि सीप ट्यूब में थिन सेलुलोजिक वॉल होती है, पतली सेलुलोज से बनी वॉल होती है सीप ट्यूब में।
क्लियर? ठीक है, फिर जाइलम वेसल में जो सेल वॉल होती है उसमें स्पेशलाइज्ड थिकनिंग देखने मिलती है। याद है आपको कैसे? माइक्रोफिब्रिल का अरेंजमेंट, फिर लिग्निन जमा होगा उसमें, तो स्पेशल पैटर्न देखने मिलते हैं हमको यहां पर। याद है ना, मैंने आपको स्पाइरल थिकनिंग होती है तो माइक्रोफिब्रिल डिसाइड करता है, तो स्पेशलाइज्ड थिकनिंग इन दी वॉल जाइलम वेसल में देखने मिलेगा, जबकि सिप ट्यूब में नो स्पेशलाइज्ड थिकनिंग इन दी वॉल। सेल वॉल में कोई भी विशिष्ट प्रकार का जमाव देखने हमको नहीं मिलेगा। जाइलम वेसल डेड बट फंक्शनल, के मृत होती है पर क्रियाशील होती है, ठीक है, मतलब फंक्शनल वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती है पर डेड होता है, जबकि जो है सिप ट्यूब सेल जो है लिविंग फंक्शन होती है, जीवित क्रियाशील होती है। ये बड़ा अंतर है। यानी प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है जाइलम वेसल में, जबकि सिप ट्यूब सेल में साइटोप्लाज्म हमको देखने मिलता है, न्यूक्लियस नहीं होता है यहां पे। फिर नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, जाइलम वेसल फ्रीली परमेबल है, मुक्त पारगम्य में है, कोई भी अंदर वाला, क्योंकि जीवित ही नहीं है वो, तो मेम्ब्रेन ही नहीं है उसका, जीवित नहीं होगी तो मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, तो ये फुली परमेबल है, कोई भी अंदर बाहर निकल सकता है। जबकि सिप ट्यूब सेल जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, लिविंग है ना, तो सेल मेम्ब्रेन भी उसके पास में, तो कंट्रोल करेगी आने जाने को, ठीक है। फिर जाइलम वेसल, जाइलम वेसल में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो लोअर साइड, अब ये फिजियोलॉजी का पॉइंट है बेटा, ठीक है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बनता है? जो सॉलिड, जब सॉलिड को पानी में घोलते हो ना बेटा, तो सॉलिड जो होता है वो एक तरह का ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप करता है, वो वाटर को लेने की टेंडेंसी सॉलिड की बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, वो बेसिकली एक सॉल्यूशन के अंदर का वो दबाव होता है, वो प्रेशर, वो पोटेंशियल होता है, जिस पोटेंशियल से वो वाटर को अपने अंदर खींच सकता है। तभी तो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर वाटर मूव करता है, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये मैंने आपको पढ़ाया था कहां पर? साइटोलॉजी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, याद है ना? वो 27-25 लेक्चर जो थे, वो जिनको आप बोलते रहते थे सर बहुत लंबा बहुत लंबा बहुत लंबा, वो हर जगह काम आता है, फंडामेंटल। मैंने क्या कहा आपसे कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस वो प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु अपने अधिक सांद्रण से अपने कम सांद्रण की ओर मूव करते हैं अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से। अब जल के अणु अपने अधिक कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, जल के अणु अपने कम सांद्रण की ओर, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्यूट को जितना डालोगे उतना सॉल्वेंट रिप्लेस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में वाटर कम होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में वाटर अधिक होगा, ठीक है। तो वाटर अपने अधिक से अपने कम की ओर जाएगा, है ना। तो यहां पर जाइलम में यदि आप देखोगे जो भी फ्लूइड, जो भी लिक्विड जा रहा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर साइड होता है, टरगार प्रेशर होता ही नहीं है। टरगार प्रेशर मतलब होता है एक सेल जो फूल जाती है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल को बाहर धकाती है, उससे जो प्रेशर बनता है उसे टरगार प्रेशर बोलते हैं, स्फीतता दाब कहते हैं। एक सेल होती है, वो सेल के अंदर वाटर, गुब्बारे के साथ सेल फूल जाएगी वाटर आने से, और सेल अपने फूलने पे जो दबाव वॉल पे लगाएगी ना, तो वो टरगार प्रेशर है, तो टरगार प्रेशर जो है, अब इसमें तो लिविंग कुछ है ही नहीं है, तो होता ही नहीं इसमें। जबकि सिप ट्यूब सेल में क्या होता है? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, टरगार प्रेशर होता है। और सिप ट्यूब सेल में ये पॉइंट जो बताया ना मैंने आपको, ये याद रखिए। जब बेटा हम प्लांट फिजियोलॉजी, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब इस पॉइंट पे हम दोबारा बात करेंगे हम, ठीक है ना, कि कैसे, क्यों ऐसा होता है, कैसे शुगर ट्रांसलोकेशन जो है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर और टरगार प्रेशर के थ्रू होता है। यानी टरगार प्रेशर ग्रेडियंट क्या रोल प्ले करता है शुगर ट्रांसलोकेशन में, अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम एनाटॉमी की बात, अभी हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, अभी फिजियोलॉजी नहीं समझ रहे, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, जब आप वाटर को धकाते हो जाइलम वेसल में, तो क्या होता है बेटा कि आप वाटर धकता नहीं है, वाटर खींचते हैं ऊपर, यानी मोस्टली वाटर को जो है ऊपर से खींचा जाता है। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी पढ़ेंगे, अगेन फिजियोलॉजी का पॉइंट एनाटॉमी में कनेक्ट हुआ है यहां पे। जब जाइलम वेसल काम करती है तो ऐसे होता है, कैसे होता है? आपने कभी देखा, आपने कि कभी हम किसी जूस की शॉप पे आते हैं, जूस ना, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस कुछ लेते हैं, तो वो हमको कई बार स्ट्रॉ देता है, तो पतला सा पाइप का एक स्ट्रॉ देता है। देखो स्ट्रॉ कई जैसे फ्रूटी का जो स्ट्रॉ था, मजबूत स्ट्रॉ होता है, फ्रूटी में जाता है ना, वो तो अच्छा खासा मजबूत स्ट्रॉ होता है। लेकिन लोकल दुकान पे कहीं पे आप जाएंगे, कुछ पीने मांगेंगे, उसका स्ट्रॉ होगा प्लास्टिक का पतला स्ट्रॉ होगा, आप शक करेंगे तो स्ट्रॉ चिपक जाएगा, शक कि आपने स्ट्रॉ अंदर चला गया, वो ऊपर से खींचा तो स्ट्रॉ पतला हो गया, छोटा हो गया स्ट्रॉ।
बिल्कुल वैसी जाइलम वेसल है। जब तेजी से वाटर को ऊपर खींचते हैं ना तो जाइलम वेसल का ल्यूमेन कम हो जाता है, ठीक है ना। पार्शियली कोलैप्स व्हेन फंक्शनल, जब ये काम करता है तो ये छोटा हो जाता है, सकड़ा हो जाता है। जबकि सीप ट्यूब में क्या होता है, शुगर को भर के धकाते हैं फोर्स से, तो ये जब काम करता है तब ये डिस्टेंडेड हो जाता है। ये दोनों पॉइंट भी आपको प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस किए जाएंगे इसके। जब अभी नोट कर लो बेटा, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। मैंने कहा ना पूरा बायोलॉजी इंटरकनेक्टेड है। आप सोच रहे हैं ना कि ये पढ़ेंगे तो उसका जिक्र नहीं आएगा, वो पढ़ेंगे तो उसका जिक्र नहीं आएगा। भैया मुझसे पढ़ोगे तो कहानी में हर पात्र हर जगह पर काम आएगा, ठीक है। अब जो जाइलम वेसल है वो केवल सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, जाइलम वेसल जो है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को, मतलब वाटर और डिसॉल्व मिनरल दोनों को ट्रांसलोकेट करता है। जबकि सीप ट्यूब की खास बात है कि ये सॉल्यूट को ट्रांसलोकेट करता है, ट्रांसलोकेट दी सॉल्यूट, ये सॉल्यूट को ट्रांसलोकेट करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। फिर जो ट्रांसलोकेशन का द स्पीड है जो जाइलम वेसल में, हाई ट्रांसलोकेशन स्पीड होती है 75 सेंटीमीटर पर मिनट, जबकि सीप ट्यूब सेल में ट्रांसलोकेशन का स्पीड स्लो होता है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये स्लो स्पीड होता है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर, ठीक। चलिए, ये तो हमने डिफरेंस देखा हमने यहां पे, है ना। अब क्या लिखता है एनसीईआरटी, द कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स which are closely associated with the sheep tube element। देखा अभी हमने, the sheep tube element and companion cell are connected by pit field, simple pit होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं simple pit होते हैं, present between their common longitudinal wall, इनकी wall common होती है। the companion cell help in maintaining the pressure gradient in the sheep tube। देखो मतलब सीप ट्यूब के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसकी, जो भी उसको न्यू मैसेज चाहिए, वो सब कंपेनियन सेल मैनेज करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सीप ट्यूब सेल के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट रहना चाहिए कितना, वो सब मेंटेन करता है कंपेनियन सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रोल हम देखेंगे कहां पर, इसका रोल देखेंगे हम जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस पे हम, ठीक है। तो कंपेनियन सेल थिन वॉल्ड इलॉन्गेटेड सेल होती है, सीप ट्यूब सेल से एसोसिएटेड होती है। बोथ सीप ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल आर सिस्टर सेल्स, दोनों सिंपल पिट से जुड़ी होती हैं, लिविंग सेल होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती है, सभी फंक्शनल सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं इसमें। ये सीप ट्यूब सेल से कॉमन वॉल शेयर करती है और इनमें कभी भी स्टार्च ग्रेन नहीं पाए जाते हैं, इनको जरूरत ही नहीं फूड इकट्ठा। स्टार्च ग्रेन कौन इकट्ठा करेगा, जिसको फूड को रिजर्व रखना हो, जिसको फूड को। अब इसके पास में तो जो है टेटुआ है, उसका गर्दन बोलते हैं कि टेटुआ पकड़ लिया, गर्दन पकड़ ली, एक कहावत है कि गर्दन पकड़ लिया आदमी कंट्रोल में आ गया पूरा। तो भैया कंपेनियन सेल ने तो सीप ट्यूब सेल को पकड़ लिया है जो शुगर को ऊपर नीचे भेज रहा है, और यदि सीप ट्यूब ने नहीं सुना तो इंफॉर्मेशन देना बंद। अब नहीं देंगे तुमको इंफॉर्मेशन तो देना ही पड़ेगा फूड, तो काय को स्टोर करेगा फूड ये। अरे भाई सिंपल सी बात है कि इसको जरूरत ही नहीं है फूड स्टोर करने की, तो उसके पास स्टार्च ग्रेन नहीं होता कंपेनियन सेल के पास में, क्योंकि उसको फूड का डायरेक्ट सोर्स उसके पास में, ठीक है। द सीप ट्यूब सेल not having nucleus, so the nuclei of the companion cell maintain the sheep tube cell and take care of it. Essential for sheep tube cell to help in the food translocation, companion cell की बात कर रहे हैं। Maintain pressure gradient in sheep tube and provide energy for it, के मतलब शुगर की लोडिंग और अनलोडिंग, शुगर की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो आयन चैनल चाहिए होते हैं, वो सब प्रोवाइड करता है कौन, कंपेनियन सेल प्रोवाइड करता है के। तो कंपेनियन सेल जो होती है ये सीप ट्यूब सेल्स का पूरे फंक्शन को कंट्रोल करती है। और याद रखिए जैसे सीप ट्यूब सेल केवल एंजियोस्पर्म में होती है, वैसे कंपेनियन सेल भी केवल एंजियोस्पर्म में हमको देखने मिलती है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था इन टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में कुछ पेरेन्काइमा सेल होती हैं जो कि सीव सेल से एसोसिएटेड होती है, उन्हें हम एल्बुमिनस सेल्स कहते हैं। तो एल्बुमिनस सेल जो होती है दे आर सिमिलर टू दी कंपेनियन सेल, परंतु ये नॉन सिस्टर सेल होती हैं, नॉन सिस्टर सेल होती है, ठीक है। मतलब और ये इनको हम एनालोगस टू कंपेनियन सेल मानकर चलते हैं, ठीक है। दीज आर एनालोगस टू दी कंपेनियन सेल। क्लियर? सो तो नहीं गए ना आप लोग, पता चला मैं बोले चले जा रहा हूं आप सो नींद का मजा ले रहे, ठीक है। चलिए, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा। देखो अब दो एलिमेंट देखे, सीप एलिमेंट देखे हमने, कंपेनियन सेल देखा, अभी फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल, मतलब ऐसी
विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, उससे बना होता फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। The cell wall of composed of cellulose and has pit through which plasmodesmatal connection exists between the cell, ठीक है। और ये फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करती है, ये फूड को इकट्ठा करती है, अदर सब्सटेंस रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलस को इकट्ठा करती है, साथ में कंडक्शन में भी हेल्प करती है, रेडियल कंडक्शन में भी ये हेल्प करती है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लोएम पेरेन्काइमा मोनोकॉट्स में नहीं होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू है, 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एंड ए फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन दी मोनोकॉट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में नहीं होती, ठीक है। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं स्क्लेरोकाइमेटस इलोंगेटेड सेल होती है, ट्रू फाइबर होते हैं, बास्ट फाइबर कहलाते हैं, पहले भी पढ़ा हमने इसको। दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर नहीं होते हैं, एमसीक्यू है बेटा, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम में ये देखने मिलते हैं हमको, ये फाइबर लंबे होते हैं, अनब्रांच होते हैं, पॉइंटेड और निडल लाइक एंड हमको देखने मिलता है इन फाइबर का, ठीक है। और द सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, ये मोटी होती है, और ये फाइबर जो है वो डेड होते हैं, इनमें जो है वो प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर है बेटा, ठीक है, याद रखिए। वेरी वेरी आईएमपी, मैंने आपसे कहा था ना बेटा, जो जूट है, फ्लेक्स है, हैम्प है, ये एनाटॉमिकली ट्रू फाइबर है, और ये बेसिकली फ्लोएम फाइबर होते हैं, बास्ट फाइबर होते हैं, ठीक है ना, इन्हें हम बास्ट फाइबर कहते हैं, ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइबर होते हैं। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ए नैरो शिप ट्यूब, पहले बने प्राइमरी फ्लोएम में नैरो शिप ट्यूब होती है और इसको प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं। बाद में बने हुए फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं, मेटाफ्लोएम कहते हैं, जिसमें कि बिगर शिप ट्यूब हमको देखने मिलती है। मतलब फ्लोएम का जो इनिशियल स्ट्रक्चर होता है प्रोटोफ्लोएम होता है, बारीक बारीक शिप ट्यूब होती है, मेटाफ्लोएम में ब्रॉड शिप ट्यूब हमको देखने मिलती है, ठीक है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में कुछ पॉइंट दिमाग में डाल देते हैं। मैंने कहा ना, ये वो पेरेन्काइमा सेल्स हैं जो फ्लोएम से संलग्न होती है, फूड को इकट्ठा करती है, रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती है, ये कभी भी मोनोकॉट में देखने नहीं मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोएम पेरेन्काइमा नेवर प्रेजेंट इन मोनोकॉट, ठीक है। फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं बेटा, और ये जाइलम से बाहर होते हैं तो इनको एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि फ्लोएम में होते हैं, फ्लोएम हमेशा जाइलम से बाहर होता है, स्क्लेरोकाइमेटस होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसा फ्लोएम जिसमें फाइबर ना हो उसे हम लैप्टम कहते हैं, एमसीक्यू ये भी। ऐसा फ्लोएम जिसमें फाइबर नहीं होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम लैप्टम वर्ड का हम यूज करते हैं, क्लियर, ठीक है। और टर्म फ्लोएम देने वाले साइंटिस्ट थे नॉगिली, नॉगिली ने टर्म फ्लोएम को दिया, ठीक है। चलिए, तो ये इतना हमें याद रखना है किसमें, फ्लोएम के अंदर। इसके अलावा बेटा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, आप चाहते हैं कि बायोमेंटर से आपको 100% रिजल्ट मिले और आप एग्जाम में फोड़ के आ पाए, आपकी रैंक जो है पहले 100 के अंदर हो, मतलब अंडर 10 भी रैंक आप लेके आ सके, तो आपको कुछ चीजें फॉलो करना है। लेक्चर्स मिस नहीं करना है। दूसरा ये है, आपको डीपीपी रोज सॉल्व करने हैं, आपको परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट पढ़ना है, आपको बुकलेट पढ़ना है, उसके एमसीक्यूज लगाने हैं, आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं आपके उनको आपको देना है, और कंपटीशन में अपना रैंक को लगातार खुद को देखिए, खुद की रैंक को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, वो कोशिश करना है आपको, ठीक है। फिर आपके मन में कोई डाउट है तो डाउट सेक्शन में आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, या आप डिस्कशन प्लेटफॉर्म में दूसरे बच्चों से डाउट पूछ सकते हैं, आप जो है वो कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर आपको एनसीईआरटी को बार बार सुनना है तो आप ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो बेटा, बायोमेंटर जो प्रोवाइड कर रहा है वो अपने आप में इतना है कि उन सारी फैसिलिटी को आप यूज करेंगे, यू विल नॉट गेट टाइम ऑफ, आपके पास वक्त की कमी होगी। और तब भी यदि आप जाके XYZ कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, फला फला टीचर को देख रहे हैं, आप 50 चैनल की हॉपिंग कर रहे हैं, तो आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। आप या तो वहां चले जाइए या यहां रह लीजिए, आपको एक जगह रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट वॉन्डर कि आप यहां ये देखा, वहां भाग के वहां पहल के मुझे बहुत चिड़ छूटती है। कोई कारण ये है कि इससे ये होता है कि आप अपना 100% कहीं दे नहीं पाते, आप केवल हॉपिंग करते हैं, एक ग्राहक बन के रहते हैं। आप ग्राहक मत बनिए, आप शिष्य बनिए। शिष्य बनेंगे तो शिक्षा मिलेगी, तरक्की मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। आप ग्राहक बनेंगे, यहां चले गए, वो अच्छा वीडियो देखा, नीचे लिखा वो अच्छा, उसका बढ़िया, फला मैडम, फला सर, इसका वो, उसका वो, ये गलत है। इसमें क्या होता है, आप एक ग्राहक कैसे व्यवहार कर रहे हैं। आपके दुकान पे निकल गए, आप इस दुकान पे पर देखा, नहीं ये साड़ी का रंग पसंद नहीं आया, अगले बार ये साड़ी का रंग पसंद नहीं आया, के ये वाली शर्ट अच्छी नहीं लगी मुझे, वो अच्छी नहीं लगी, के अरे वाह वो शर्ट अच्छी चमक रही हो, अरे यार क्वालिटी अच्छा। तुम ग्राहक हो। फिर
ग्राहक को तो भैया फिर माल मिलेगा, जितना देगा पैसा उतना ही माल मिलेगा। शिष्य क्या होता है, गुरुजी अब हम आ गए, बांध के आ गए, अपना चोटी बांध ली हमने, क्या आ गए हम कि जो बोलोगे आप वो करेंगे, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, आंख बंद करके। तो गुरु का 100% गुरु दे रहा है, शिष्य को 120% रिसीव हो रहा है। वो समझ रहा है बातों को, प्रकृति समझ रही है उस अंतर संबंध को। माता पिता का अपना बच्चे से संबंध होता है ना, वही गुरु का शिष्य से होता है। ग्राहक का दुकानदार का और ग्राहक का उतना नहीं होता है भाई। ठीक है, आज ये दुकान है, कल दूसरी दुकान पे चले जाएंगे हम। लेकिन माता पिता का अपने बच्चे से, गुरु का अपने शिष्य से जो संबंध है ना, वो अनमोल है। तो मोल मत लगाइए, अनमोल की तरफ बढ़िए। ठीक है ना, चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए बेटा। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.